हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म नॉलेज आर्ट्स क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वह सब पढ़ेंगे और समझेंगे, और यह बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो 17 तारीख से शुरू होने वाली है उसमें साइंस के सब्जेक्ट के दिन यह सब प्रश्न देखने को मिलेगा, और यह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हम यही कहेंगे कि इन सब प्रश्न तो आप ज़रूर याद कर ले, इसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाए। मैं ये आज का सेशन कराने से पहले यह कहना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यही परिभाषा न याद करें। अगर आपको पहले से कोई अन्य परिभाषा याद है तो वह भी ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही परिभाषा याद करें। जो परिभाषा आपको याद है वह ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रश्न जो है वह याद रहनी चाहिए। और हमें पता है आप लोग को सभी प्रश्न के उत्तर पहले से हैं, इसलिए आज हम आप लोगों को सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न ही करवाएंगे। तो फिजिक्स का पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग समझिए क्या होता है। जब प्रकाश की किरण होती है, जो मतलब जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है और वापस उसी माध्यम में आ जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे इसमें ये भी आप लोग लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आपको कोई अन्य परिभाषा याद है जैसे कि क्वेश्चन बैंक, अन्य भी मॉडल पेपर, तो वह भी उत्तर बिल्कुल सही है। लेकिन जिन बच्चों के पास नहीं है कृपया वह यही उत्तर याद करें, बहुत ही आसान है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण होता है उसके बराबर ही परावर्तन कोण होता है। मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर किसी दिशा में जाती है तो आपतन कोण और वहाँ पर परावर्तन कोण बनता है। आप यह समझिए कि आपतन कोण के बराबर होता है परावर्तन कोण। अब दूसरा है नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा प्रवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा मैंने नहीं लिखा है या मैंने यह क्वेश्चन देश नहीं दिया है क्योंकि मुझे लगा है यह प्रश्न नहीं इम्पोर्टेंट है, न ही इस साल पूछने की उम्मीद है। मैंने वही प्रश्न लाया है जो महत्वपूर्ण है। फिर प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है? तो आपतित किरण, तो कितने नियम है प्रकाश के अपवर्तन के? 2 नियम। पहला है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। साइन आई बराबर क्या होता है? साइन आर। मतलब कि हम जो भी इम्पोर्टेंट लाए हैं ना क्वेश्चन वह सभी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। तो क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग किसी मतलब गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग
किसी बड़े वस्तु को छोटे प्रतिबिंब के रूप में देखने को दिया जाता है। इसके अलावा अन्य भी प्रश्न हैं जो आगे हम लोग करते रहेंगे नियंत्रण लगातार यानी। अगला प्रश्न अस्पंजन क्षमता। ये बार बार प्रश्न पूछे जाने वाले हैं कि आँख की अस्पंजन क्षमता क्या है, इसकी परिभाषा दे। तो इसमें होगा अभी नेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे क्या कहते हैं, अस्पंजन क्षमता वह कहलाता है आँख की। मतलब अभिनेत्र मतलब की अभिनेत्र लेंस मतलब आँख की वह क्षमता कहा जा सकता है, ये भी परिभाषा हो सकता है। आँख की वह क्षमता जिससे कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे अस्पंजन क्षमता कहते हैं नेत्र की। अब हम लोग आगे की प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वास्तविक प्रतिबिंब और कल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और भी अन्य भी अंतर है, लेकिन मुख्यतः परीक्षा में 2 ही अंतर पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी प्रश्न लाए वह 2 नंबर से है। 5 नंबर वाले के लिए मैं अलग से प्रश्न लाऊंगा और मैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन लाता हूँ। मैं ये नहीं टीचर हूँ कि 100 क्वेश्चन ले आया और इसमें से 10 आ जाएगा, जी नहीं, मैं मात्र 20 से 25 क्वेश्चन ही दूंगा हर विषय में और उसी में से आएगी। जैसे फिजिक्स में मैंने 17 क्वेश्चन दिया हूँ और अब उसके बाद फिजिक्स पढ़ने की मतलब 10th में तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और केमिस्ट्री में भी मैं वैसे ही 15-16 प्रश्न दूंगा और बायोलॉजी में भी, मतलब अगर साइंस में आप लगभग 60-70 प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपको 2 नंबर वाले सारे प्रश्न की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओम के नियम क्या है। तो यदि किसी चाल में भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उससे सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही है ओम का नियम। ओम के नियम यही कहता है। ऐसे 2 नंबर में पूछेगा तो आपको ऐसे ही लिखना है, ये नहीं कि 5 नंबर की तरफ पेज भर रहे हैं, इससे आपको अधिक नंबर नहीं मिलेगी। 2 नंबर के प्रश्न है, आप 8 पेज लिखिए या कितने शब्द में कह रहा उतने ही शब्द में लिखिए, आपको 2 ही नंबर मिलेगी। इसलिए कितना शब्द कहे उतने ही शब्द में आप उत्तर देने की प्रयास करें। उसके बाद अन्य प्रश्न देखिए, हमारे पास अधिक समय नहीं था, समय के अभाव होने के कारण मैंने कुछ तो प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, केवल प्रश्न आप लोगों को दे रहे हैं। आप वो लोग ये प्रश्न पढ़ते जाए, जरूर ये प्रश्न वहाँ आएंगे, ये हमारा अनुभव कहता है। साथ ही यह सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सूर्योदय के समय आकाश का रंग लाल क्यों होता है। तो सूर्योदय के समय आकाश का रंग क्यों लाल होता है, ये सभी उत्तर आपके पास होंगे क्योंकि आप लोगों ने इस साल पढ़ाई की है, तो ये सब आपके पास है। मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है कि आप ये सब पढ़ते जाए, यह सब आने की संभावनाएं हैं। जैसे कि सूर्योदय के समय आकाश का रंग लाल क्यों होता है, तो आप लोग जानते हैं सूर्योदय के समय आकाश का रंग इसलिए लाल होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिससे कारण इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, जिससे कारण यह रंग हम लोगों को दिखाई देता है अधिक समय तक, मतलब इसका प्रकीर्णन अधिक नहीं होता है। जबकि अन्य रंग है जिसका
प्रकाश तरंग कम है, जिस चेतन उसका प्रतिर्णन अधिक है। जब चेतन वह प्रतिर्णित हो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। और लाल रंग का प्रकाश तरंग बहुत ही कम है, अधिक है, जिस चेतन इसका प्रतिर्णन बहुत ही कम है, जिस चेतन हम लोग इसे देख पाते हैं। उसी प्रकार अन्य प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये भी आसान प्रश्न है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? उत्तल और अवतल दर्पण में क्या अंतर है? तारे और ग्रह में क्या अंतर है? एम्पियर की परिभाषा, विद्युत फ्यूज की उपयोगिता। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, विद्युत फ्यूज से आप कम से कम 4 याद कर लीजिएगा उपयोग, और इसकी विशेषता भी। उसके बाद दृष्टि धारा और प्रत्यवर्ती धारा में क्या अंतर है? मतलब एसी और डीसी में क्या अंतर है? फिर नाभिकीय विखंडन और संलयन, मतलब नाभिकीय विखंडन क्या है या नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? ये यहाँ पर 2 प्रश्न एक ही में मैंने लिख दिया है। जैसे कि नाभिकीय विखंडन क्या है? तो जब एक बड़ा नाभिक टूट कर 2 छोटे छोटे नाभिक में मतलब बच जाता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जब 2 छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। मतलब कि जब नाभिक टूट कर 2 या 2 से अधिक में बच जाता है तो विखंडन, और जब 2 या 2 से अधिक नाभिक मिलकर एक नाभिक मतलब बड़े नाभिक का निर्माण होता है तो नाभिकीय ये संलयन कहते हैं। उसके बाद है नाभिकीय स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, मतलब नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में क्या अंतर है? तो आज हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह जितने भी मैं प्रश्न दिया हूँ ये सब बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ये फिजिक्स से इतना अगर आप पढ़ते जाते हैं तो विश्वास मानिए इससे अधिक प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। और केमिस्ट्री के बायोलॉजी के प्रश्न आप लोगों को तुरंत ही दे दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरे समझ रहे होंगे अच्छे से।